गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पिछला पार्ट था भक्ति के पद, तो उसमें तुलसीदास के पद में एक डाउट आया था। एक स्टूडेंट्स को कुछ हिस्सा उसका समझ में नहीं आया था, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जब भी हम डाउट्स क्लैरिफिकेशन का वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपके जो भी डाउट हो उसमें क्लियर कर देंगे। पूरा जो पद है उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम अभी हमारा अगला पार्ट शुरू करते हैं। मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने यूरोप की यात्रा की थी और उस यात्रा में शुरू से अंत तक उनके क्या अनुभव रहे इसमें बताया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि जो भी यात्रा, जितनी भी इन्होंने यात्रा की, उसमें से विदेश यात्रा उनकी यह क्या थी, पहली थी। मित्रों के परामर्श से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। है ना, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ के मौसम के अनुसार अपने कपड़े रखते हैं, अपने कपड़े बनवाने की जो आवश्यकता होती है तो हम बनवाते हैं। तो डॉक्टर प्रसाद ने भी क्या किया था, अपने मित्रों के परामर्श से, उनकी सलाह से कुछ गर्म कपड़े बनवाए। मैं एक बराबर केवल खादी ही पहनता था। डॉक्टर प्रसाद क्या था उनका नियम, वे खादी ही पहनते थे। वहाँ जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा ना। विदेश जाकर भी उन्होंने ये नहीं चाहा कि वहाँ जाकर वहाँ के कपड़े पहने जाए। वो जो खादी पहनते थे वहाँ भी उन्होंने वही कपड़े पहनने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने क्या किया, कश्मीरी उनके कपड़े ही खादी भंडार से मंगवाए। कपड़े की काट छाट भी देशी रखी। अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी अंग्रेजी पोशाक नहीं पहनूंगा, इसीलिए उन्होंने भारत से ही अपने खादी के कपड़े तैयार करवाए। फलस्वरूप दो बातें हुई, बहुत कम खर्च में काम लायक कपड़े तैयार हो गए ना। दो बातें हो गई उसमें। पहले तो कम खर्च में ही क्या हो गया, काम लायक कपड़े तैयार हो गए। दूसरा, पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। है ना, कि अगर पोशाक, चूंकि पोशाक कैसी थी, हिंदुस्तानी थी, तो उसमें अगर कोई गलती भी हो, अगर कोई कमी पेशी भी हो तो क्या होगा, विदेशी जो लोग हैं उनको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोनों ही बातें उन्हें ठीक लगी। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना पड़ता था। है ना, उनका मानना था कि अगर मैंने अंग्रेजी पोशाक पहनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके अनुसार ही खाना पीना, उनके अनुसार ही चलना फिरना पड़ेगा, जो उन्हें मंजूर नहीं था। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो आता है ना। उन्होंने कहा कि अपना रहन सहन जो भारत में है, जो यहाँ है, जो हम करते हैं, वही वहां भी कायम रखने से इन सब झंझटों से क्या होगा, दूर रहा जाएगा। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए झंझट कुछ कम नहीं, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कपड़े और फैशन पर ध्यान नहीं दिया। है ना, उनका क्या, सादा जीवन उच्च विचार वाली उक्ति पर वह विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने जीवन में फैशन पर या नए कपड़े पहनूं या विदेशी कपड़े पहनूं, इस प्रकार इन चीजों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कपड़े को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा। वे सिर्फ कपड़ों को अपना शरीर गर्म रखने का साधन तथा लज्जा निवारण का साधन ही मानते थे, उससे ज्यादा उन्होंने कपड़ों को कभी महत्व नहीं दिया। जहाज पर मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। है ना, पहले यात्राएं जहाज से होती थी, तो जहाज पर उनकी जो पोशाक थी, हिंदुस्तानी पोशाक थी, तो वो क्या थी, लोगों के कौतूहल का, उत्सुकता, उत्साह से लोग उनको देख रहे थे कि ये किस प्रकार की पोशाक पहने हैं। एक पारसी दंपत्ति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी और विशेष आकर्षित हुए। एक पारसी दंपत्ति थे, पति पत्नी थे वो, और एक अंग्रेज, वो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पोशाक पहनी थी, उस पोशाक पे क्या थे, आकर्षित थे। गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करने में समय आसानी से कट गया।
उस समय गांधी जी को हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचाना जाता था। विदेशों में भी गांधी जी का नाम चलता था। और गांधी जी जब लोगों को पता चला कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत से यात्रा कर रहे हैं, तो जो उनका जो बातचीत थी उसका विषय गांधी जी पर ही केंद्रित रहा। और डॉक्टर कहते हैं कि ये इन सब बातचीत से क्या हुआ, रास्ता आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है, थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। कैसी व्यवस्था थी? स्वेज नहर से जब जहाज जाता है तब वहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि अगर किसी यात्री को कैरो नगर की अगर यात्रा करनी हो या कैरो नगर देखना हो तो वो क्या करता, थॉमस कुक कंपनी थी उनके लिए अरेंज करती थी ना, कि वो जाकर उस जहाज से उतर के वहाँ पर जाकर वो कुछ और जो वहाँ देखने लायक चीजें हैं वो देख सकता था। मैंने यह देखा ना अच्छा समझा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है मैं क्या करूं, कैरो नगर देख के आ जाऊं। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ अन्य यात्री भी थे, उन्होंने भी कैरो नगर देखने का निश्चय किया और ये सभी साथ में कैरो नगर देखने गए। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी पर कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए ना। पूरा प्रबंध थॉमस कुक कंपनी करती थी। तो वहां से जब मोटर गाड़ी से वो कैरो नगर गए तो बीच बीच में इनकी व्यवस्थाएं भी होने लगी, खाने पीने संबंधी ना बाकी। तो फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। म्यूजियम था कैरो नगर में, तो वहां पर वो देखने गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी है। जो पिरामिड थे मिस्र की, वहां की जब खुदाई हुई थी और उस खुदाई में जो जो वस्तुएं निकली थी, तो कैरो नगर के जो अजायब घर है, जो म्यूजियम है, वहां पर ये जो वस्तुएं थी वो क्या थी, सुरक्षित रखी हुई थी। और इन्हीं को देखने के लिए ये लोग वहां पर आते जाते थे। प्राचीन मिस्र में कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों की मम्मी अर्थात शव जो पिरामिडों से निकले हैं वहां सुरक्षित रहते हैं। कैरो नगर में क्या था, जो प्राचीन मिस्र कथा में जो खुदाई हुई थी, पिरामिडों की खुदाई हुई थी, और हमें पता है कि पिरामिडों में ममीज रखी जाती थी मिस्र में। ममीज मतलब क्या होता है कि जो मानव जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके शरीर को एक विशेष जो पदार्थ है उसको लगाकर उस पर पतले सा कपड़ा बांध दिया जाता है और उसको क्या, उसे सुरक्षित ताबूत में रखा जाता था और उसके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था। तो मम्मी उसको कहते हैं। जो पिरामिडों से निकलकर वहां सुरक्षित, पिरामिडों से वहां के निकालकर उनको क्या किया गया था, म्यूजियम में रखा गया था। अब देखने में वे काले पड़ गए, पर उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं ना। उस समय भी कुछ ऐसा विशेष पदार्थ बनाया जाता था जड़ी बूटियों से, जो शरीर पर लगा दिया जाता था तो शरीर क्या करता था, वैसा का वैसा सड़ता नहीं था ना। तो वो शरीर कैसे, जो मम्मीज थी वो कैसी थी, काली पड़ गई थी, लेकिन उनके हाथ पैर कैसे थे, ज्यों के त्यों थे। वे जिस कपड़े में लपेटकर गाड़े हुए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है ना। जिस कपड़े में वो मम्मी लिपट कर गाड़े जाते हैं, वो कपड़ा भी क्या कहते हैं डॉक्टर प्रसाद की वैसा का वैसा ही था। वह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। कहते हैं उन कपड़ों का निर्यात भारतवर्ष से ही हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जो कपड़ा मम्मी के लिए यूज करते थे है ना, वो कपड़ा भी कहाँ से जाता था, भारत से ही निर्यात होता था। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता था। जब ममीज बनाई जाती थी ना, तब वहां के लोगों का क्या मानना था कि जो शव है उसके साथ में अगर आराम के साधन ना, आराम के साधन मतलब कौन कौन से, सोना चांदी, ये इससे हमको सुकून मिलता है, खाने पीने की वस्तुएं ना, दूसरा अन्य जो उपयोग की वस्तु है वो सारी क्या करते थे, मम्मीज के साथ में दफना दिया जाते थे,
ताकि ऐसा मान्यता था कि ये जब व्यक्ति मृत्यु के बाद भी इन चीजों के द्वारा सुख प्राप्त कर सकता है, ऐसा वहां के निवासियों का विश्वास था। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी ना। पिरामिडों में जब शव गाड़ा जाता था तो उसके साथ में सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी, जैसे पहनने के कपड़े, गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार का सामान, सवारी के लिए नाव और रथ तक रखे जाते थे। उन्हें देखने से क्या होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे, क्योंकि उसमें सोने चांदी की जो वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उस समय भी सोने चांदी से ये लोग परिचित थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो, उन लोगों ने इतिहास हिस्ट्री में पढ़ा है, मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो गेहूं निकला था, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी उसमें क्या निकला था, गेहूं निकला था। वो बो देने पर भी उग गया था, कितने सालों बाद तक वो दबा रहा, लेकिन जब वो निकला और उसको बोया गया तो क्या कहा, तो उसमें अंकुरण हो गया, वो उग गया। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है ना। क्या कहते हैं डॉक्टर कि संग्रहालय की वस्तुएं, विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव, कितने प्रतापी, कितने ऐशो आराम के साधन, उनके हर चीज उनके पास में, लेकिन मृत्यु के पश्चात सब एक समान है ना। तो जो हम अपने बड़प्पन की मद में करते हैं, हम लोग कहते हैं, हमको बहुत अभिमान हो जाता है इतनी वस्तुओं का, इतना सुख सुविधाओं का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत इन सब चीजों का कोई मोल नहीं होता है, सब कितना तुच्छ और अस्थायी है, मतलब कोई स्थायी चीज नहीं रहती, कोई साथ में नहीं ले जाता। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहां का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा ना। अजायब घर जब यात्रा की तो उन्होंने क्या, बहुत मनोरंजक रहा, उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत इंजॉय किया उन्होंने, लेकिन एक सबक ये भी सीखा कि जो ये शरीर है, ये जो जीवन है, वो क्या है, क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जीवन की ये सच्चाई भी वो लेकर आए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला हमारा जो जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए